हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का ग्लोबलाइजेशन। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे लिखा है ग्लोबलाइजेशन का मतलब है क्या, कि हम एक देश की इकॉनमी को पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, यानी जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब सारे देश की इकॉनमीज एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ बेसिकली ट्रेड कर रही है, जुड़ रही है एक दूसरे के साथ। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है जो कि हमने पढ़ा। ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है कि बस ट्रेड करना, एक दूसरे के साथ मिलके एक देश दूसरे देश के साथ कर रहा है, नहीं, इससे भी कुछ बढ़ के है। It is an outcome of the set of various policies that are aimed at transforming the world towards a greater interdependence and integration. अब ये जो है सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी पॉलिसीज़ है, उसकी वजह से ये नया कंसेप्ट निकला है ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट जब बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आई है उसमें आया है ये। और इसमें क्या होता है, एम इसका क्या होता है कि हम वर्ल्ड को क्या बनाए, इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया था कि सारी इकॉनमी, सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब अब एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। अब जैसे कि एक इकॉनमी में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हर एक इकॉनमी में पड़ेगा। अब यूएस है, सपोज़ हमारे देश में से कुछ इंपोर्ट कराता है, वो कुछ मंगवाता है, लेकिन हमारे देश में उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, और हम नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं पड़ेगा कि भाई हम परेशान हो रहे हैं, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ की। यूएस पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो हम पे डिपेंड है उस चीज़ के लिए। या और भी कोई देश जो सेम चीज़ मंगवा रहा होगा हमसे और हम नहीं बना पा रहे हैं, तो उस देशों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह सारे देश आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स। अब यहाँ पे क्या है, नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, यानी जैसे कि यार पता क्या होता है, एक देश दूसरे देश से ट्रेड करता है तो एक नेटवर्क सा बन जाता है, उनके बीच में एक कनेक्शन और लिंक बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। तो उस रिलेशन की बात यहाँ की जा रही है कि हमारा नेटवर्क फैलता जाता है जैसे जैसे हम जिन जिन देशों के साथ ट्रेड करते रहते हैं। एंड एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ग्लोबल बाउंड्रीज। और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज से भी आगे हैं। जोग्राफिकल यानी जोग्राफिकल एरिया अपना क्या हो गया, जो इंडिया का एरिया हो गया, इंडिया का जो क्षेत्र हो गया। इंडिया से बाहर जाते हैं हम, ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तब जाके हम ट्रेड करते हैं। इकोनॉमिक बाउंड्री से बाहर जाने का मतलब क्या, सिर्फ अपने देश में रह के ट्रेड नहीं करना है, बाहर जाके और भी देशों के साथ ट्रेड करना है। सोशल बाउंड्रीज को क्रॉस करने का यहाँ क्या मतलब है कि सिर्फ अपने देश का जो कल्चर वगैरह है वही नहीं देख रहे हैं, बाहर के देशों का भी सब कुछ हमें देखने को और जानने को मिल रहा है, उनका सोशल कल्चर वगैरह। ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू स्टैब्लिश लिंक्स इन सच अ वे दैट द हैपनिंग्स इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे। सो वही बात लिखी है कि ऐसे लिंक बन जाते हैं इसमें कि अगर बाहर किसी देश में कुछ हैपनिंग या कोई कुछ गलती हो रही है, कुछ गलत चीज़ हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश पे भी पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ टर्निंग द वर्ल्ड इन टू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। बॉर्डरलेस यानी अब कोई बॉर्डर्स नहीं है, किसी को कहीं पे भी जाकर किसी से ट्रेड करना है तो कर सकता है। ऐसे कोई बीच में लाइन नहीं खींच रखी है कि तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, तुम इस देश में जाके कुछ काम नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, उसके बाद आप कहीं पर भी किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में कंसेप्ट निकल के आया है एक आउटसोर्सिंग, ग्लोबलाइजेशन से ही निकल के आया है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। वही सेम बात लिखी हुई है कि ये ग्लोबलाइजेशन से ही निकल के आया हुआ है। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो आउटसोर्सिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंपनी जो होती है किसी और कंट्रीज़ के देश से सर्विसेज हायर करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर क्लियर होएगा, ऐसा लिखा हुआ समझ नहीं आएगा। जैसे कि अब यूएस है,
उसको कोई काम कराना है अपने देश में, कॉल सेंटर से रिलेटेड, कस्टमर केयर से रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी कोई काम कराना है, तो वो अपने देश के लोगों से नहीं कराएगी, बल्कि इंडिया के पास आएगी, इंडिया को बोलेगी हमारा ये काम है, तो किसी भी कंपनी के साथ डील कर लेगी और बोलेगी हमारा ये काम तुम अपने एम्प्लॉयज़ से कराओ, ठीक है, पैसे हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, बस तुम हमारा ये काम करा दो। तो यही होता है आउटसोर्सिंग, यानी अपना खुद का काम हम अपने देश के लोगों से ना करा के बाहर किसी दूसरे देश के लोगों से, दूसरे देश की कंपनी में ये काम कराते हैं। यही आउटसोर्सिंग है, विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वो काम हम खुद करते थे इंटरनली, यानी यूएस खुद करता था, लेकिन बाद में क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि इस पे वेस्ट टाइम ना करके हम इस काम को बाहर किसी देश से, इंडिया से करवा लेते हैं। एंड फ्रॉम विद इन द कंट्री लाइक लीगल एडवाइस। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लीगल एडवाइस लेनी है, कंप्यूटर सर्विसेज से कुछ रिलेटेड काम है, एडवर्टीजमेंट करानी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ काम है, तो हम बाहर किसी दूसरे देश की कंपनी से, उन देश के लोगों से करवा सकते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसीफाइड इन रिसेंट टाइम्स। अब यही लिखा हुआ है कि अब बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये बन चुकी है, जो आउटसोर्सिंग है, इंटेंसीफाइड, यानी इसका कंसेप्ट अब काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। मतलब बहुत सारे देश हैं ऐसे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं आउटसोर्सिंग में, अपने देश का काम, अपने देश की कंपनीज का काम दूसरे देश की कंपनीज से कराने में। इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे हो गए। भाई कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, सिर्फ एक फ़ोन करना होता है, एक मैसेज करना होता है, ईमेल भेजनी होती है, और सारी क्वेरीज वहीं पे ऑनलाइन सॉल्व हो जाती हैं। पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। Many of the services such as voice-based business processes, popularly known as BPO और कॉल सेंटर्स। अब इन सर्विसेज के एग्जांपल दिए हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हम इस तरह से करा सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर का काम हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग का काम हो गया, विच कैन बी अवेल्ड एट चीपर कॉस्ट। अब भाई यहाँ पे देखो क्या है कि चीपर कॉस्ट, यानी बहुत सस्ते में मिल जाता है हमारे देश में सब कुछ, क्योंकि सबको ही पता है हमारे देश में लेबर बहुत सस्ती है, लोगों के पास स्किल्स अच्छी है, लोगों की एक्यूरेसी अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको इंग्लिश भी आती है, तो ये सारी चीज़ सस्ते में अवेलेबल हो जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, तो इसलिए उनको बेनिफिट होता है हमारे देश से सर्विसेज लेने में। The low wage rates and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post-reform period. So यहाँ पे क्या है, लो वेज रेट। भाई वेजेस यानी जो तनख्वाह देनी पड़ती है लोगों को बहुत कम देनी पड़ती है। स्किल्ड मैन पावर है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से इंडिया एक डेस्टिनेशन बन चुकी है ग्लोबल आउटसोर्सिंग की। यानी अब लोग जो हैं, अलग अलग देश की कंपनीज हमारे देश में इंटरेस्ट ले रही है कि हम अपनी सर्विसेज इंडिया को आउटसोर्स कर दें, इंडिया से अब हम इंडिया के लोगों से हम काम करवाएं, क्योंकि वहाँ पे तनख्वाह बहुत कम देनी पड़ती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वॉज फाउंडेड इन 1995। अब WTO की बात करी जाए तो 1995 में ये आया था as a successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff। अब ये GATT इसके बदले आया था ये WTO, क्योंकि पहले क्या था, ये था GATT था, 1948 में लेकर आए थे इसको, लेकिन ये इस कंसेप्ट को हटा के इसी को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया और इसकी जगह WTO बना दिया 1995 में। GATT में पहले 23 देश थे as a global trade organization to administer all the multilateral trade agreements। और ये किस लिए बनाया गया था, ताकि एडमिनिस्टर किया जाए, भाई ध्यान दिया जाए जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, मल्टीलेटरल का मतलब है जब कई सारे देश आपस में मिलके ट्रेड करते हैं, 3 देश 4 देश 5 देश मिलके आपस में ट्रेड करते हैं, तो उसे मल्टी ट्रेड कहते हैं। तो उस चीज़ पे जो ध्यान रखना, नज़र रखना कि किसी देश के साथ फ्रॉड ना हो, पहले था इसके लिए GATT, लेकिन वो हट गया, उसकी जगह अब WTO कर दिया गया है। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द कंट्रीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अब यहाँ पे क्या था, इसके थ्रू अपॉर्चुनिटी दी जाती थी हर एक देश को कि भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो और आगे बढ़ो, और हम ध्यान रखेंगे तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। WTO इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। अब WTO था, इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम लेके आएगा,
यानी ट्रेड को लेके भी यहाँ एक रूल होगा, हर एक देश के लिए पर्टिकुलर रूल होगा, सब देश उसे फॉलो करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई नेशन यानी कोई देश ऐसा हो जो अपनी तरफ से अपनी मन मर्जी की रेस्ट्रिक्शन लगाए ट्रेड पे, जैसे कि मन मर्जी को उसने बोल दिया कि हम इतना टैरिफ बढ़ाएंगे, हम तो टैरिफ कम कर रहे हैं, हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, या हम इस देश के साथ जा ट्रेड ही नहीं करते, हमारे तो तेरी मेरी कट्टा। मतलब ऐसा कुछ भी उल्टे सीधे काम ना करें, या किसी देश के साथ महंगा सामान बेच दें, किसी को सस्ता सामान बेच दें, ये सब फ्रॉड ना करें। इसके लिए WTO बनाया ताकि इन सब चीज़ों पे फ्रॉड पे नज़र रखी जा सके। इन एडिशन इट्स पर्पस इज़ टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, और साथ में इसका और क्या एम था कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़ाई जाए, सर्विसेज का भी ट्रेड हो, सिर्फ गुड्स का नहीं, सर्विसेज का भी ट्रेड हो, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, और हमारे हर एक देश के रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूज़ किया जाए, एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और साथ में हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि ट्रेड के चक्कर में, बिज़नेस करने के चक्कर में हमारा एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता रहे, कुछ हमारे देश की चाहे नदियां हो चाहे हवा हो कुछ ख़राब हो जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब WTO जो था उसके अंदर सिर्फ गुड्स को नहीं देखा जाता था कि गुड्स के ट्रेड को देखा जाता है, सर्विसेज के ट्रेड को भी देखा जाता था, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से हो जाए, आसानी से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए, चाहे वो बाईलेटरल हो चाहे मल्टीलेटरल हो। बाईलेटरल मतलब जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, मल्टीलेटरल का मतलब जब दो से ज़्यादा, 3 या 4 देशों के बीच में ट्रेड होता है। थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोशिश की गई कि टैरिफ बैरियर्स हटाए जाएँ। टैरिफ यानी टैक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कम किया जाए। नॉन टैरिफ है या टैक्स की, नॉन टैरिफ का मतलब है टैक्स के अलावा अगर कोई और बैरियर है या कोई दिक्कत परेशानी है तो उस चीज़ को हटाया जाए, और ये ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड है इसको आसान किया जाए। एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज़, और जितने भी WTO के मेंबर कंट्रीज़ है भाई उनको जो है ज़्यादा बड़ी से बड़ी मार्केट प्रोवाइड करी जाए, ताकि वो हर एक देश के साथ ट्रेड कर सकें और अपने आप को आगे डेवलप कर सके, ग्रो कर सकें। एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट ऑन फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स। अब भाई WTO का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडिया। इंडिया जो है हमेशा आगे रहा है, ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, हमारे सबके देशों को लेके जितने भी हैं उसमें हमेशा उसने हर चीज़ में साथ दिया है, सपोर्ट किया है। इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट्स टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन WTO, और WTO ने जो कंडीशन रखी थी इंडिया के साथ कि तुम अपने ट्रेड को लिबरलाइज़ करोगे, ठीक है, कि भाई ये जितना भी लाइसेंसिंग सिस्टम, कोटा सिस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं सारे हटा दो। तो इंडिया ने उस चीज़ को, कमिटमेंट को पूरा किया है, अपने वादे को निभाया है। बाय रिमूविंग क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट। क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट का मतलब है कि पहले रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, दूसरे देश से कुछ नहीं मंगा सकते हो, एक क्वांटिटी फिक्स कर रखी थी, अब वो चीज़ हटा दी गई है, और टैरिफ भी काफ़ी ज़्यादा हटा दिए गए हैं। Some scholars question the usefulness of India being a member of WTO। अब कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि भाई इंडिया को WTO का मेंबर नहीं होना चाहिए, बेनिफिट ही नहीं है, कुछ ऐसा बोलते हैं कुछ जो हैं देश। एज अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ओकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि ये देश इसलिए बोलते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सिर्फ डेवलप्ड नेशंस करते हैं, इंडिया की तरफ से इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिया जो है इतना ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है जितना कि बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं। दे ऑल्सो से दैट वाइल डेवलप्ड कंट्रीज़ फाइल कंप्लेंट्स ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ गिवन इन देयर कंट्रीज़, और भाई ये भी कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने देश की किसानों को एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ देती है भाई सस्ते में, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह या कुछ मशीन वगैरह ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा दी उनको, ठीक है, अपने अपने देशों में सब्सिडी देती हैं। तो इससे क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको ऐसा लगता है उनके साथ चीटिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि भाई सपोज़ US है, US अपने देश के किसानों को कोई सब्सिडी देता है, सस्ते में चीज़ प्रोवाइड कराता है, तो उसके किसान, उस देश के किसान तो सस्ते में सब चीज़ उगा लेंगे, ठीक है, पैसा कमा लेंगे। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस है जैसे कि इंडिया है, उसके पास अगर इतना पैसा नहीं है, अपने किसानों को हेल्प वो नहीं कर पाता है, तो इससे क्या होगा, जो किसानों को हर एक चीज़ महंगी उगाई जाएगी उनसे,
क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है, जो करना है अपने पैसों से करना है, तो हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी और जिस देश की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उनकी कॉस्ट कम आएगी। तो भाई ये चीज़ का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशन उनको लग रहा है उनके साथ चीटिंग हो रही है, भाई वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डेवलप्ड नेशन इतनी आगे बढ़ रही हैं। दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको अपनी मार्केट तो खोलनी पड़ रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कि ठीक है अपने, हाँ वो तो बिज़नेस करने को तैयार हैं डेवलपिंग जो देश हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है भाई वो अपनी मार्केट नहीं खोलते हमारे लिए। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि हमारे देश का सामान तो महंगा है, हम अपने देश को की किसानों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे ये परेशानी। ठीक है, सेल वीडियो ख़त्म।